यूपी सिटी न्यूज। ख्वाहिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, इन टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह। चुनावी मैदान में कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है फतेहाबाद विधानसभा से सपा प्रत्याशी रूपाली दीक्षित, जो सियासत में तो नहीं दिखती है लेकिन अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने और कुछ नया कर गुजरने की ख्वाहिश लेकर मैदान में उतरी है। हौसला देने वाले पिता जेल में बंद हैं, फिर भी सियासी सूरमाओं से लोहा ले रही है। वो कहती है कि 15 दिन का चुनाव 5 साल की जिम्मेदारी तय करता है और इस जिम्मेदारी को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सिर्फ उस रूपाली के नाम से जाने जो लोगों के दुखों को कम करने के लिए हमेशा उनके बीच रहती है। नमस्कार, मैं हूँ फहीम खान और आप देख रहे हैं यूपी सिटी न्यूज़। आज हमारे साथ फतेहाबाद विधानसभा से सपा प्रत्याशी रूपाली दीक्षित हैं, जो लंदन से पढ़ाई करती हैं और दुबई जाके नौकरी करती हैं और फिर समाज सेवा के लिए फिर अपने वतन वापसी करती हैं। आज हमारे साथ उन्हीं से बात करते हैं, ख़ास मुलाकात है। रूपाली जी, थोड़ा सा पहले अपने बारे में परिचय दीजिए, फिर मैं आपसे आगे क्वेश्चन पूछूँगा। मेरा नाम रूपाली दीक्षित है। मैं फतेहाबाद विधान से सपा की प्रत्याशी हूँ और मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो जयपुर से हुआ है। ग्रेजुएशन पूरे सिम्बाइसिस से हुआ है। MBA मैंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी से की है। MA मैंने लीड्स यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने जॉब किया है एंड करंटली बस मैंने अभी अपना LLB ख़त्म किया है। शुरुआत हमारी माध्यमिक परिवार से हुई थी। पिताजी मेरे पिछले 14 साल से जेल में हैं, एक उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। लंदन से पढ़ने के बाद रूपाली जी, आपको ऐसा क्या लगा कि इलेक्शन में आके आप यहाँ इलेक्शन लड़ती हैं? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? जी, ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही अपना करियर पॉलिटिक्स में चाहती थी। मेरे पास ऑलरेडी करियर था। मैं एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी दुबई में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैं जिम्मेदारी तो सिर्फ अपने पिताजी की लेने आई थी, अपने परिवार की लेने आई थी। पर जैसे ही मैं अपने लोगों के बीच में गई, पिताजी से जो जान पहचान के उनके लोग हैं, उनके पिताजी पहले से यहाँ पे 3 बार चुनाव लड़ चुके थे। जब मैं लोगों के बीच में गई तो रियलाइज़ हुआ कि उनको भी मेरी उतनी ज़रूरत है। तो क्या पिताजी की विरासत को संभालने के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक आप पॉलिटिकल करियर की बात करेंगे, उसमें गैप ऑलरेडी बहुत साल का आ चुका था। मैं उस वक्त श्योर नहीं थी कि वो पॉलिटिकल करियर अभी है या विरासत है या नहीं है। विरासत तो मैं बिजनेस बेस पे या नाम की बेस पे समझ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं लोगों के बीच में गई तो मुझे लगा ये वो जो वैक्यूम था वो कहीं ना कहीं बहुत सारा बन चुका था। लोग राजनीति तो कर रहे थे पर कॉमर्शलाइज राजनीति कर रहे थे। लोग कहते हैं कि राजनीति सोशल वर्क के लिए की जाती है, समाज सेवा के लिए कर रहे थे। समाज सेवा तो गायब है, लेकिन कॉमर्शलाइजिंग राजनीति जो है उसको बहुत अच्छे से देखा गया। देन आई रियलाइज कि मैं ये कर सकती हूँ। ये बात सही है कि मेरे अंदर मैं खुद अगर अपनी वीकनेस देखूँ, अपने आप को देखूँ, मैं कॉमर्शलाइज राजनीति नहीं कर सकती। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और शायद से बहुत सारी चीज़ों में ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक छोटा सा वीकनेस है। बट मैं सोशल वर्क की जब आप बात करते हैं तो मैंने खुद अपना यहाँ पर एक संगठन फॉर्म किया, कर्मा संगठन, और मैंने क्या किया कि बेस पे लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। मैंने उसमें कोई पॉलिटाइजेशन नहीं किया, बस मैंने जो बेसिक यूथ है, जो महिलाएं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की। बहुत बड़ा नहीं किया पर उनको इतना कोशिश की कि कम से कम मैं थोड़ी बहुत जो उनकी मदद कर सकती करूँ। जब वो बेस धीरे धीरे मिलने लगा तो लोगों को रियलाइज हुआ कि ये पिताजी वाला जो माइंडसेट है, जो इमेज है, ये कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है। वो तब डिसाइडिंग पॉइंट था कि भाई राजनीति शायद से अब नई चैप्टर है। रूपाली दीक्षित के मुद्दे क्या है? अगर आप मुद्दों की बात करें तो देश में कम से कम वही मुद्दे आज तक चल रहे हैं। मुद्दा नया तो है ही नहीं, पुराने ही मुद्दे अभी तक सही नहीं है। पानी की अभी भी दिक्कत है, बिजली की अभी भी दिक्कत है, और जहाँ तक वोटर्स की आप बात करें, महिला सिर्फ वोटर है। महिला मांग नहीं सकती है, सिर्फ वोट दे सकती है। वो सिर्फ इतने लिए है कि उसको बटन दबाना है, वो भी अपने घर के आदमी की वजह से, या गांव में अगर कोई चर्चा है उसकी वजह से। वो ये भी नहीं जानती है कि वो वोट किस वजह से दे रही है। लेकिन अब मैं जब लोगों के बीच में जा रही हूँ तो मैं महिलाओं को ज़्यादा टारगेट कर रही हूँ। मैं महिलाओं से वोट ज़्यादा मांग रही हूँ। क्या मुद्दे खासकर? आप एक लेडी हैं, आप अच्छी तरह से समझती हैं उनकी फीलिंग्स को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके मुद्दों को। तो आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है महिलाओं के लिए? हमारे देश में राजनीति 2 तरीके से डिवाइडेड है। एक है कमर्शलाइज राजनीति, जो थाने में चलती है, मान के लिए चलती है, सम्मान के लिए चलती है, आदमियों के बीच में चलती है, जाति की चलती है। लेकिन जब आप महिला की बात करते हैं,
महिला को उतना ही रोज सुबह उठ के पानी भरने जाना होता है, अपने बच्चे की एजुकेशन को, शिक्षा को देखना होता है, उसे रोटी बना के खिलानी होती है, उसे सड़क पे चल के अपनी गाय भैंसे देखनी होती है, उसे दवाई के लिए भी खुद जाना पड़ता है। ये जो बेसिक जरूरत है वो आज तक पूरी नहीं हुई है। रूपाली दीक्षित हवाई जहाज में उड़ती है, वीआईपी गाड़ी में चलती है, अब उस क्षेत्र की क्या समस्या सबसे ज़्यादा दिख रही है कि सड़कें कैसी हैं? पानी और कीचड़। मैं खुद अगर मैं वहाँ से उन गाँव में जा भी रही हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं उसी पानी कीचड़ से निकलूँ, ताकि मेरे अंदर दब्बा बैठ जाए, मेरे दिमाग में बैठ जाए कि मैंने जब ये सड़कें पार करी तो मुझे खुद कितनी दिक्कत हुई। अब आप सोच लीजिए, मैं तो घर में रह रही हूँ, मेरा घर अच्छा है, मेरे पिताजी ने मुझे घर, लेकिन वो महिला अपनी 60 साल की जिंदगी अपने बच्चों को पालने में, अपने पति को देखने में और खुद का जीवन उन 60 सालों में, 70 साल में, जब भी जितनी भी उसकी उम्र है, वो उन्हीं पैदल रास्तों पे निकालेगी और जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन उनको बनाने वाला कोई नहीं है। रूपाली जी, आप 2017 से मैं देख रहा हूँ पॉलिटिक्स में आप हैं, 2017 से आप टुंडला में भी कोशिश की थी कि टिकट मिले, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया। तो 2017 से लेकर के अब तक कैसा लगा? और अभी इस इलेक्शन की हम बात करें तो अचानक टिकट किसी और को मिल जाता है, ठीक है, जहाँ उम्मीद थी आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर अचानक आपको टिकट मिल जाता है, तो वो कैसा फील? देखिए, मैं राजनीति को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ रही थी, पर वो एक केमिकल लोचा है। केमिकल लोचा है, यकीन माने। आपको इतने लोगों को सैटिस्फाइड करना होता है कि आपको ये भी नहीं पता कि वो सैटिस्फैक्शन हमें किस बात का देना है। इलेक्शन होता तो 15 दिन का है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि 5 साल की सफरिंग होती है। इलेक्शन होता तो 1 महीने का है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि 5 साल आपको वही चीज़ों को रिपीट करना है। और यही होता हुआ है कि इस विधानसभा में भी जब हम बात करें, 15-20 साल वही लोग रिपीट कर रहे हैं और लोग सैटिस्फाइड नहीं है। कहीं ना कहीं वही चीज़ें हो रही है। जहाँ तक बात यह है कि राजनीति मेरे लिए क्या हुआ या किस वजह से टिकट चेंज हुई, देखिए, मैं ये बात जानती हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि ये टिकट मुझे मिलेगी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस फील्ड वर्क पे थी, लोगों से कनेक्टेड थी। टिकट कटना मेरे लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने डिसाइड कर लिया था कि इससे आगे मैं अपना समय कहीं ना कहीं राजनीति में नहीं दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें थी। लोग मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि अगर इस बार बहन जी को टिकट मिल जाएगी तो हमारी जो उम्मीदें हैं, जो हमारी इतने टाइम से रुका हुआ है विकास का काम, स्पेशली यूथ और महिलाएं, वो कहीं ना कहीं। लेकिन आप कुछ समझते हैं ना कि भगवान की कुछ लीला होती है, लोगों का एक दुआएं होती हैं, वो एक ही दिन में जो चेंजिंग हुई। अच्छा, उस टाइम कैसे लगा जब राजेश शर्मा को टिकट मिलता है जी, और आप उस टाइम क्या सोचती हैं कि ये क्या हुआ? यकीन माने, मैंने शायद मुझे लगता है 7 साढ़े 7 बजे जी मैं लखनऊ में थी और लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर खड़ी हुई थी, और मैं ये डिसाइड कर रही थी कि मैं लखनऊ रुकूं या जाऊं। मैं रात में ही निकल गई, हम 2:30 बजे वापस पहुंचे। मैं नेक्स्ट डे फिर 9 बजे निकली लखनऊ के लिए। आने के बाद मैं फिर निकली 9 बजे और मैंने 3 दिन तक कपड़े चेंज नहीं किए थे, मैंने ब्रश भी नहीं किया था, मैं वैसे ही वहीं खड़ी रही। जब मैं सड़क पे खड़ी हुई, जिस दिन 19 तारीख को मेरी टिकट निकली हुई, 19 तारीख को सुबह 10 बजे मैं सपा कार्यालय के बाहर खड़ी थी। माननीय अखिलेश जी वहाँ से निकल रहे थे, और आप ये देखिए, जब इतने सारे आदमी हैं, उसके बीच में एक महिला खड़ी हुई है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या वजह बनी। 11 साढ़े 11 बजे मैंने बिल्कुल फाइनल कर लिया कि अब हम जा रहे हैं, क्योंकि अब इतना कोई मुश्किल है, बी फॉर्म मिलने के बाद आप उम्मीद छोड़ देते हैं। एकदम से ऐसा हुआ कि सब लोगों ने बोला, भाई यहाँ पे रूपाली दीक्षित कौन है, साहब बुला रहे हैं। और मैं गई, मैं हूँ। जैसे ही मैं अंदर गई वहाँ पे, मैंने बोला जी सर। तो बोला, आप क्या चाहती है? मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आपकी नई हवा, नई सपा का जो ब्रांड है, उस फेस का मैं उस फेस को बनना चाहती हूँ। जो आप बदलाव चाहते हैं उस फेस पे मैं बनना चाहती हूँ। आप एक यूथ है, मैं आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि कुछ समय पहले यहाँ पर मेरे पिताजी और मेरे सर्व समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज और जितना भी समाज है, उसको एक व्यक्ति ने गाली दी है, और वो गाली आज वो वही व्यक्ति प्रत्याशी है बीजेपी का। मैं उससे मुंह से नहीं बोल सकती, वो आदरणीय है, बड़े हैं मुझसे, मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, ये चुनाव से मैं उनको बता सकूं कि मैं एक लड़की हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मैं इस चीज़ का समाज को लेके बदला दे सकती हूँ। तो अभी इस टाइम विधानसभा में जो फाइट चल रही है, तो आप किससे अपना मुकाबला मान के चल रही है? देखिए, मैं दोनों को बराबर अपना प्रत्याशी मानती हूँ, चाहे वो बसपा के प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी की हो, क्योंकि मैं नई हूँ, मैं खुद राजनीति में नहीं हूँ। देखिए, इलेक्शन लड़ना और समाज में रहना और राजनीति करना अलग है। ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मैं नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे बहुत हो रहा है। लोगों में इस चीज़ का उत्साह है कि बस एक बार दीदी हमारे घर पे आ जाए। उनका बहुत सारे लोग तो इशू ये भी नहीं है कि हमारे लिए दीदी कोई काम करवा दे, उनके लिए यही काफ़ी है कि बस एक बार दीदी हमारे घर पे आ जाए। तो क्या रूपाली दीक्षित पॉलिटिशियन हो गई? नहीं,
रूपाली दीक्षित पॉलिटिशियन अभी तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि रूपाली दीक्षित की जर्नी अभी स्टार्ट सिर्फ 10% हुई है। रूपाली दीक्षित पॉलिटिशियन उस दिन हो जाएगी जिस दिन लोग बोलेंगे कि वो रूपाली है, और जब मेरी पहचान पिताजी से नहीं होगी, मेरे पिताजी की पहचान होगी कि ये रूपाली अशोक दीक्षित के पिताजी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध।